अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि डिवाइन सॉवरेन रियल्म, यून चे ने मन में सोचा ये लेवल उसके लिए अभी बहुत दूर का सपना था। उसने पूछा, फेरी म्यू, अगर मुझे कभी वापस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जाना हो तो क्या मैं ये स्टोन यूज कर सकता हूं? इससे पहले कि बिंगयुन कुछ बोलती, मु शियाओलान ने अपनी आंखें घुमाई। सपने देखना छोड़ दो, ये डायमेंशनल स्टोन है, कोई खिलौना नहीं। गॉड रियल में भी ये चीजें सुपर प्रेशियस है। मास्टर जैसी नोबल इंसान को भी 100 साल में एक बार ऐसा स्टोन मिलता है। यून चे चुप हो गया, लेकिन मु बिंगयुन ने उसे तसल्ली दी, चिंता मत करो, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें वापस भेजने का इंतजाम कर दूंगी। बस याद रखना, मैं दोबारा तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मु बिंगयुन ने कहा, हम पहुंच गए। और जैसे ही वो बोली, नजारा पूरी तरह बदल गया। सामने सिर्फ सफेद रोशनी थी और हड्डी कंपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। वो लोग आसमान में मिलियंस ऑफ माइल्स ऊपर थे। नीचे देखा तो एक बहुत बड़ी बर्फीली दुनिया थी, स्नो सॉन्ग रियल्म। यहां की हवा इतनी साफ और प्योर थी कि यून चे की 5 सेंसेस एकदम क्लियर हो गई। अब आगे यहां का ऑरा ब्लू पोल स्टार से कम दर्जनों गुना ज्यादा स्ट्रांग था। यून चे की बॉडी में रेज गॉड की पावर तेजी से घूमने लगी। यहां की एनर्जी उसके अंदर पागलों की तरह घुस रही थी। यून चे बड़बड़ाया, यह है गॉड रिल्म। मु बिंगयुन को लगा कि यून चे को दिक्कत हो रही होगी। उसने कहा, गॉड रिल्म का ऑरा और लॉ तुम्हारे प्लेनेट से बहुत अलग है। तुम्हें चक्कर आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, पर 1 महीने में आदत पड़ जाएगी। यून चे ने उसे देखा और कहा, दिक्कत? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मु बिंगयुन हैरान रह गई। उसका चेहरा नॉर्मल था, आंखें क्लियर थी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, ठीक है, चलो आइस फीनिक्स रियल्म चलते हैं। फेरी म्यू ने हवा में उंगली घुमाई और एक 7 मीटर लंबा डायमंड शेप का आइस क्रिस्टल वहां आ गया। मु शियाओलान ने यून चे को धक्का दिया, ए गंवार, चलो अब सवाल पूछना बंद करो। शियाओलान ने उसे धक्का देकर खुद उस आइसिकल पर चढ़ गई और अपनी कमर मटकाते हुए उसकी तरफ पीट कर ली। यून चे ने दांत पीसते हुए उसकी बैग को देखा। ये लड़की, मेरे जैसा परफेक्ट आदमी इसे पसंद नहीं है। क्या ये लेस्बियन है? खैर छोड़ो, जिस दिन मुझे यहां के रास्ते पता चल गए, मैं दिन में 3 बार इसका बट टच करूंगा। आइसिकल हवा को चीरते हुए उस सफेद दुनिया में उड़ने लगा। नीचे बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर्स थे। यून चे को अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में है। उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी ताकि वो जैस्मिन से मिल सके। उसे लिटिल डेमन एम्प्रेस से किए 3 वादे भी याद थे। मुसीबत मत ढूंढना, मुसीबत में मत पड़ना, मुसीबत मत खड़ा करना। रास्ते में यून चे ने एक जरूरी सवाल पूछा, फेरी म्यू, आपने कहा था कि आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन को कल्टिवेट करने के लिए आइस फीनिक्स का ब्लड या सोल चाहिए, तो क्या सेक्ट ज्वाइन करने पर वो हमें मिल जाएगा? क्या इससे ब्लड लाइन लीक होने का खतरा नहीं है? डिवाइन फीनिक्स सेक्ट में तो वो लोग अपनी ब्लड लाइन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मु बिंगयुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सच बताया, बात यह है कि आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन एक आइस एलिमेंट आर्ट है। इसे कल्टिवेट करने से मेल कल्टिवेटर्स के लिए बाप बनना और फीमेल कल्टिवेटर्स के लिए प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिप्रोडक्शन यानी बच्चे पैदा करना हमारे सेक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए हमारे मेंबर्स कम होते जा रहे हैं। अपनी पावर बचाने के लिए हमें बाहर से टैलेंटेड शिष्यों को लेना पड़ता है। यून चे ने पूछा, तो ब्लड लाइन का क्या? मु बिंगयुन ने जो बताया वो सुनकर यून चे का दिमाग हिल गया। सबको ब्लड नहीं मिलता। जो आइस फीनिक्स पैलेस में एंटर करते हैं उन्हें आइस फीनिक्स का एक ऐसा कतरा मिलता है जो 10,000 गुना पानी जैसा पतला होता है। 10,000 गुना पतला? यून चे का मुंह खुला का खुला रह गया। साला, इतनी कंजूसी? मु बिंगयुन ने आगे कहा, अगर कोई डिवाइन आइस फीनिक्स हॉल में पहुंचता है तो उसे 1000 गुना डाइल्यूटेड ब्लड मिलता है, और अगर कोई रियल्म किंग का डायरेक्ट शिष्य बनता है, जो कि 1000 साल में एक बार होता है, सिर्फ उसे आइस फीनिक्स का एक पूरा बूंद ओरिजिन ब्लड मिलता है। यून चे की तो हंसी छूटने वाली थी। वो सोच रहा था कि ये लोग कितने गरीब हैं। उसके खुद के शरीर में फीनिक्स की 3 बूंदें, गोल्डन क्रो की 9 बूंदें और ड्रैगन गॉड की 6 बूंदें थी, और सब की सब ओरिजिन ब्लड। और तो और उसके पास ड्रैगन गॉड मैरो था, मतलब वो खुद अपना ड्रैगन ब्लड बना सकता था। गॉड रियल्म होकर भी यहां इतनी कंगाली है। यून चे को समझ आ गया कि उसकी बॉडी किसी ट्रेजर से कम नहीं है, लेकिन यहां उसे बहुत संभल कर रहना होगा क्योंकि यहां रिसोर्सेज के लिए लोग पागल हैं। यून चे
मु बिंगयुन और मु शियाओलान अभी स्नो सॉन्ग रियल्म के स्नो रीजन के ऊपर से उड़ रहे थे। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। यहाँ ब्लू पोल स्टार की तरह पानी का समुंदर नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बर्फ थी। हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करने के बाद यूनचे को महसूस हुआ कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और खामोशी है। गॉड रियल्म की ऑरा का प्रेशर इतना हैवी था कि उससे सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी मु बिंगयुन ने अपनी आंखें खोली और कहा, हम पहुंच गए। उनकी फ्लाइट की डायरेक्शन अचानक नीचे की तरफ घूम गई और बादलों को चीरते हुए वो एक नई दुनिया में एंटर हुए। जैसे ही वो आइसी मिस्ट के अंदर गए, वहां का सीन देखकर यूनचे की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ का टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया था और हेवन और अर्थ की एनर्जी हद से ज्यादा डेंस हो गई थी। नीचे देखने पर ग्लेशियर्स, आइस सिटीज और बड़े बड़े आइस फील्ड्स दिखाई दे रहे थे। ये जगह इतनी बड़ी थी कि इसका कोई एंड नहीं दिख रहा था। यहाँ आइस एलिमेंट का प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि यूनचे का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक आसमान में एक तेज चीख गूंजी। आइसी मिस्ट को काटते हुए एक बड़ा सा बर्ड उनकी तरफ आया। इस बर्ड का बॉडी साइज ही कई किलोमीटर्स था। उसके पास आते ही यूनचे की बॉडी स्टिफ हो गई। उस बर्ड से निकलने वाला प्रेशर इतना खतरनाक था कि यूनचे को लगा वो एक सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा। ये कोई मामूली बर्ड नहीं, बल्कि गॉड रियल्म का एक हाई लेवल बीस्ट था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस ह्यूज बर्ड ने कोई अटैक नहीं किया। उल्टा उसने अपना रास्ता बदल लिया, जैसे वो मु बिंगयुन को ग्रीट कर रहा हो और रास्ता दे रहा हो। मिस्ट थोड़ी और साफ हुई तो यूनचे ने देखा कि वहां आसमान में हजारों शैडोज थी। बड़े बड़े ब्लू बर्ड्स, सिंगल हॉर्न बीस्ट्स और यहां तक कि कई किलोमीटर्स लंबे आइस ड्रैगन्स। मु बिंगयुन ने बताया, ये आइस फीनिक्स रियल्म है, जहां डिवाइन आइस फीनिक्स सेक्ट लोकेटेड है। इस जगह का साइज पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट जितना है, लेकिन यहां सिर्फ 20 करोड़ लोग रहते हैं। यूनचे शॉक था। 20 करोड़ लोग कम होते हैं क्या? लेकिन मु बिंगयुन ने समझाया कि गॉड रियल्म के हिसाब से ये नंबर बहुत छोटा है। असल सेक्ट मेंबर सिर्फ 1 करोड़ है। बाकी लोग बस यहां रहकर सेक्ट में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो और नीचे गए, यूनचे को पूरा नजारा क्लियर दिखने लगा। ये पूरा सेक्ट एक ह्यूज लेटे हुए आइस फीनिक्स की शेप में बना था, जो नॉर्थ से साउथ तक 50,000 किलोमीटर्स में फैला हुआ था। यूनचे अपनी आंखों से मुश्किल से बस उस फीनिक्स की पूंछ, टेल देख पा रहा था। हर फेदर के ऊपर एक बड़ा सिटी या पैलेस बना हुआ था। मतलब स्केल नेक्स्ट लेवल था। अचानक उनकी स्पीड बढ़ी और फिर वो एक सॉफ्ट साउंड के साथ लैंड हुए। यूनचे के पैर एक हार्ड आइस क्रिस्टल फ्लोर पर पड़े। उसके सामने बड़े बड़े पैलेसेस थे जो आइस क्रिस्टल से बने थे और रोशनी में चमक रहे थे। सबसे छोटा बिल्डिंग भी 300 मीटर ऊंचा था और सबसे बड़ा पैलेस 3 किलोमीटर ऊंचा। यहाँ आइस एलिमेंट इतना स्ट्रांग था कि हवा में भी ठंडक चुभी जा रही थी। मु शियाओलान ने गहरी सांस ली और कहा, फाइनली हम वापस आ गए। लोअर रियल्म की हवा कितनी गंदी थी। यहां आकर चे मिला। मु बिंगयुन ने यूनचे से कहा कि आगे फ्रीजिंग स्नो सिटी है। मैं अभी सीधा एल्डर सिस्टर से मिलने जा रही हूं। मु शियाओलान तुम्हें लेकर जाएगी और एक आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड दिला देगी ताकि तुम ऑफिशियली डिसाइपल बन सको। जाने से पहले मु बिंगयुन ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, याद रखना, किसी को मत बताना कि यूनचे ने मेरा पॉइजन क्योर किया है या उसने आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन सीखा है। मु शियाओलान ने प्रॉमिस किया। फिर मु बिंगयुन एक ब्लू लाइट बनकर वहां से गायब हो गई। यूनचे अब पूरी तरह से इस नई दुनिया में अकेला था, सिर्फ मु शियाओलान के भरोसे। मु बिंगयुन के जाते ही मु शियाओलान अपने आप में बड़बड़ाने लगी कि मास्टर इस लड़के पर इतना मेहरबान क्यों है। यूनचे ने मस्ती में उसे लिटिल सिस्टर मु शियाओलान बोला तो वो भड़क गई। सीनियर सिस्टर बोलो, और सुनो, यहां इधर उधर मत घूमना और लड़कियों को घूरना मत। हमारे सेक्ट में फीमेल डिसाइपल्स ज्यादा है। अगर कुछ गड़बड़ की तो मैं नहीं बचाऊंगी। यूनचे ने बेचारा बनकर हाँ बोल दिया। वो फ्रीजिंग स्नो सिटी में एंटर हुए। यूनचे को अचानक याद आया कि जैस्मिन ने कहा था गॉड रियल्म के स्पेशल लॉज बहुत स्ट्रांग है। टेस्ट करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से हवा में पंच मारा। बांग, आवाज तो हुई, लेकिन स्पेस हिलना तो दूर, वहां एक क्रैक तक नहीं आया। यूनचे समझ गया कि यहां उसकी पावर किसी बच्चे जैसी है। लोअर रियल्म में वो स्पेस तोड़ सकता था, पर यहां वो कुछ नहीं है। मु शियाओलान ने पीछे मुड़कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? यूनचे ने बात घुमा दी और आइस फीनिक्स एंग्रेव जेड के बारे में पूछा। मु शियाओलान ने अपना बैज दिखाया जो स्काई ब्लू कलर का था। देखो, स्नोफॉल पैलेस का लाइट ब्लू, फ्रीजिंग स्नो हॉल का आइस ब्लू और मेरा आइस फीनिक्स पैलेस का स्काई ब्लू। ये सिर्फ आईडी नहीं है, इससे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हैं और कल्टीवेशन में हेल्प मिलती है। तभी वहां 2 लड़कियां आई
और मु शियाओलान को रिस्पेक्ट से ग्रीट किया। पता चला कि आज फ्रीजिंग स्नो हॉल के नए डिसाइपल्स का एग्जामिनेशन डे है, इसलिए भीड़ कम है, सब लोग बिजी हैं। मु शियाओलान को याद आया कि अरे हाँ, आज तो एग्जाम है। युनचे के लिए ये एक परफेक्ट मौका था बिना ज्यादा सवालों के एंट्री लेने का। लेकिन जब उन लड़कियों की नजर युनचे पर पड़ी तो वो थोड़ा हैरान हुई। उसका कल्टिवेशन लेवल सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म था, जो गॉड रियल्म में कचरे के बराबर है। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो सोच रही है, मु शियाओलान जैसी हाई रैंकिंग डिसाइपल इस कमजोर लड़के को लेकर क्यों घूम रही है। गॉड रियल्म की सच्चाई यही थी। यह डिवाइन ओरिजिन रियल्म के लोग भी एंट्री के लिए तरसते हैं, और युनचे तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। मु शियाओलान एक आइस फीनिक्स पैलेस की डिसाइपल थी और उसके पास मु बिंगयुन का नाम भी था, इसलिए वो युनचे को लेकर बिना किसी रोकटोक के फ्रीजिंग स्नो मेन हॉल के अंदर चली गई। लेकिन भाई, जैसे ही युनचे ने उस हॉल के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि वो किसी हॉल में नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया में आ गया है। ये हॉल 3 किलोमीटर ऊंचा था और इतना बड़ा था कि एक नजर में इसकी सीमा देख पाना भी नामुमकिन था। बाहर शहर में तो फिर भी थोड़ी शांति थी, लेकिन यहां अंदर का माहौल एकदम अलग था। वहां अनगिनत स्ट्रॉम ऑरस का जमावड़ा था। जिधर देखो उधर लोगों की कतारें लगी हुई थी, जो नजर की हद तक फैली हुई थी। और सबसे डराने वाली बात यह थी कि यहां मौजूद हर एक इंसान का ऑरा बहुत खतरनाक था। मतलब सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म से ऊपर, बिना किसी एक्सेप्शन के। इतनी भीड़ होने के बावजूद हॉल में अजीब सा सन्नाटा था। लोअर रियल्म्स के वो पावर हाउसेस जो अपनी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते थे, यहां नर्वस होकर लाइन में खड़े थे। वो 10-10 हजार की टीम्स में बंटे हुए थे। सबके चेहरे पर टेंशन थी और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पड़ोसी से फुसफुसाकर बात भी कर ले। युनचे ने जब ये नजारा देखा तो वो हैरान रह गया। इतने सारे लोग। मु शियाओलान ने समझाया, असल में आजकल फ्रीजिंग स्नो हॉल का न्यू डिसाइपल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रहा है। ये साल में एक बार होता है और 7 दिन चलता है। आज आखिरी दिन है। देखो, इन्हें 108 ग्रुप्स में बांटा गया है क्योंकि हमारे सेक्ट में 108 हॉल्स हैं। जो लोग आइस फीनिक्स ब्लडलाइन से नहीं हैं, खास तौर पर लोअर रियल्म वाले, उन्हें ये कठिन एग्जाम पास करना ही पड़ता है। और हाँ, एग्जाम देने की बेसिक रिक्वायरमेंट ही डिवाइन ओरिजिन रियल्म है। अगर फेल हुए तो 5 साल बाद दोबारा मौका मिलेगा। फिर उसने युनचे की तरफ देखकर आंखें घुमाई। वैसे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मास्टर तुम्हें लाई है तो तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हां, तुम इतने कमजोर हो कि अगर अंदर किसी ने तुम्हें बुली किया तो मेरे पास रोते हुए मत आना। युनचे ने बस कंधे उचका दिए। सच कहूं तो उसे भी बैकडोर एंट्री लेना पसंद नहीं था, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। युनचे ने एक गहरी ठंडी सांस ली। सीन यह है कि वहां 10 लाख से ज्यादा लोग थे और सब के सब डिवाइन ओरिजिन रियल्म पर थे। जिस डिवाइन वे के लिए उसकी दुनिया में एक्सुनियन वेंशन ने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी थी, वो यहां गोभी के भाव मिल रहा था। मतलब यहां डिवाइन ओरिजिन रियल्म की वैल्यू उतनी ही थी जितनी सड़क के पत्थर की। और ये तो बस एक दिन की भीड़ थी। जब युनचे और मु शियाओलान अंदर घुसे तो लाइन में लगे कुछ कल्टीवेटर्स की नजर उन पर पड़ी। युनचे का कमजोर ऑरा देखकर उनकी आंखों में हिकारत साफ दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मु शियाओलान के गले में आइस फीनिक्स पैलेस का चमचमाता एंग्रेव जेड देखा, उनकी नजरें बदल गई। अब वहां सिर्फ जलन और इज्जत थी। सबने डर के मारे अपने सर झुका लिए। वहां खड़े कुछ गार्ड्स फौरन दौड़कर आए। सीनियर सिस्टर शियाओलान, आप यहां कैसे? शियाओलान ने रॉब के साथ कहा, मैं मास्टर के कहने पर इनके लिए फ्रीजिंग स्नो एंग्रेव जेड लेने आई हूं। गार्ड्स ने युनचे को देखा तो उन्हें झटका लगा, लेकिन आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर के ऑर्डर पर सवाल उठाने की उनकी औकात नहीं थी। उन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन की वजह से जनरल अफेयर्स का अटेंडेंट अभी अपनी जगह पर नहीं है। वो मेन हॉल मास्टर के साथ एग्जाम सुपरवाइज कर रहा है। मेन हॉल मास्टर, ये सुनते ही शियाओलान के माथे पर शिकन आ गई, जैसे उसे ये नाम पसंद नहीं आया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मुझे उनका ऑरा मिल गया है। वो युनचे को लेकर हॉल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गई। यहां हायरार्की साफ थी। आइस फीनिक्स पैलेस के सामने फ्रीजिंग स्नो हॉल के डिसाइपल्स नौकरों जैसे थे। काफी अंदर जाने के बाद वे एक नीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी के पास रुके। ये वो सुशांत थे, फ्रीजिंग स्नो हॉल के जनरल अफेयर्स अटेंडेंट। सुशांत ने जब युनचे को देखा तो वो भी हैरान रह गए। लोअर रियल्म और पैलेस मास्टर बिंगयुन इसे लाई हैं। सुशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि बिंगयुन, जो कभी किसी को नहीं लाती, वो इस कमजोर लड़के के लिए एक्सेप्शन क्यों बना रही है। फिर भी उन्होंने हंसते हुए मदद करने की बात मान ली।
लेकिन तभी पीछे से एक तीखी और चुभने वाली महिला की आवाज आई। ये 36 पैलेस की मु शियाओलान नहीं है। आज रिक्रूटमेंट के दिन यहां क्या कर रही हो? ये आवाज सुनते ही शियाओलान की बॉडी अकड़ गई। उसका चेहरा उतर गया। उसने धीरे से मुड़कर सर झुकाया। शियाओलान की तरफ से हॉल मास्टर खैंगशू को नमस्ते। मैं मास्टर के ऑर्डर पर आई हूं। यूनचे ने भी मुड़कर देखा। सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में इतनी ठंडक थी कि कोई उससे नजर मिलाने की हिम्मत ना करे, और वो ठंडक सीधे शियाओलान को टारगेट कर रही थी। मु बिंगयुन। जैसे ही उस औरत ने ये नाम लिया, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखी। वो तुमसे क्या करवाना चाहती है? मु सुशान ने बात संभालने की कोशिश की और बताया कि बिंगयुन इस लोअर रियल्म के लड़के को फ्रीजिंग स्नो हॉल में डालना चाहती है। लोअर रियल्म? ये मु फैंगशू की नजर यूनचे पर पड़ी। पहले तो उसने उसे देखा भी नहीं था क्योंकि उसका ऑरा इतना कमजोर था। उसने उंगली उठाकर चिल्लाया, तुम इस लोअर रियल्म के कचरे को, जिसने डिवाइन वे की चौखट भी नहीं छुई, मेरे फ्रीजिंग स्नो हॉल में डालना चाहते हो? मजाक है क्या? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। लाइन में लगे हजारों कल्टिवेटर्स ने यह सुना और यूनचे को घूरने लगे। सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म? धत, ऐसा कचरा हमारे साथ बैठेगा? भीड़ में खुसफुसाहट शुरू हो गई। साला, हम सालों मेहनत करके स्नोफॉल पैलेस में घिसे, तब जाके यहां तक पहुंचे, और ये सिफारिश से अंदर जाएगा। यूनचे चुप रहा, लेकिन उसका माथे ठनक गया था। शियाओलान ने डरते हुए कहा, ये मास्टर की इच्छा है। तो क्या हुआ? मु फैंगशू और जोर से चिल्लाई, हमारा सेक्ट अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। कोई भी सिफारिश के दम पर नियमों को नहीं तोड़ सकता। कचरे को कचरे के डिब्बे में होना चाहिए। पैलेस मास्टर को तो खुद एक मिसाल होना चाहिए। लेकिन वो शियाओलान कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फैंगशू ने उसे डांट कर चुप करा दिया। उसने भीड़ को उकसाते हुए कहा, अगर मैं इस कचरे को बिना एग्जाम के अंदर ले लूं, तो इन लाखों मेहनती कल्टिवेटर्स के साथ क्या होगा? क्या ये इंसाफ होगा? भाई, ये डायलॉग सीधा भीड़ के दिल पर लगा। हॉल में हंगामा मच गया। सही बात है, मेन हॉल मास्टर जिंदाबाद। लोग चिल्लाने लगे, कचरे को बाहर निकालो। यूनचे और शियाओलान अचानक सबके निशाने पर आ गए थे। भीड़ का गुस्सा उन पर बरस रहा था, लेकिन भीड़ में कुछ समझदार लोग भी थे जो दबी आवाज में असली बात कर रहे थे। भाई, मामला कुछ और है। सुना है मेन हॉल मास्टर और मु बिंगयुन की पुरानी दुश्मनी है। मु बिंगयुन ग्रेट रियल्म किंग की सगी बहन है। हजारों साल पहले बिंगयुन को बचाने के लिए ग्रेट रियल्म किंग ने वो दवाई इस्तेमाल कर ली थी जो मेन हॉल मास्टर के ब्रेक थ्रू के लिए थी। इसी वजह से मेन हॉल मास्टर आज तक प्रमोशन नहीं ले पाई। बस वही खुन्नस निकाल रही हैं। मु शियाओलान बेचारी इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने आज तक ऐसा पब्लिक आउटरीच कभी फेस नहीं किया था। लेकिन मु फैंगशू अभी रुकी नहीं थी। उसने चिल्लाकर एक लड़के को बुलाया, मिंगचेंग, इधर आओ। भीड़ में से एक लड़का निकला। फैंगशू ने ऐलान किया, ये ली मिंगचेंग है, मेरा सगा भतीजा। इसका टैलेंट देखो, ये डिवाइन ओरिजिन रियल्म के तीसरे लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये लाइन में लगकर ईमानदारी से एग्जाम दे रहा है। मैंने अपने सगे भतीजे को छूट नहीं दी, तो इस कचरे को क्यों दूं? ली मिंगचेंग ने एक शर्मीली स्माइल दी और यूनचे को हिकारत से देखा। उसका मैसेज साफ था, देख बेटा, तेरी यहां कोई जगह नहीं है। फैंगशू ने शियाओलान पर आखिरी हमला बोला, जाओ और अपनी मास्टर से पूछो कि वो हमारे सेक्ट की इज्जत को मिट्टी में क्यों मिला रही है। शियाओलान इतना डर गई कि वो 2 कदम पीछे हट गई। वो हकलाने लगी। माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मुसुशान, जो अब तक चुप थे, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। मेन हॉल मास्टर, ये आखिर पैलेस मास्टर बिंगयुन की रिक्वेस्ट है, बात को इतना बढ़ाना ठीक नहीं। मु फैंगशू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, जनरल मैनेजर सुशान बिल्कुल सही कह रहे हैं। मु बिंगयुन भले ही 36 टाइस फिनिक्स पैलेस की पैलेस मास्टर है और ग्रेट रियल्म किंग की करीबी रिश्तेदार भी है, लेकिन एक फ्रीजिंग स्नो हॉल मास्टर होने के नाते मैं ऐसी मनमानी नहीं चलने दे सकती। लेकिन फिर भी मैं उन्हें थोड़ा इज्जत तो दूंगी ही। इसके बाद मु फैंगशू की नजरें सीधा यूनचे पर जाकर टिकी। उसने बड़े ही एटीट्यूड में कहा, तुम्हारा नाम यूनचे है ना? ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर खुद पैलेस मास्टर बिंगयुन का है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। जो भी फ्रीजिंग स्नो हॉल में आना चाहता है, उसे 3 टेस्ट्स पास करने होते हैं। यहां खड़े सभी लोगों ने पहला टेस्ट पास कर लिया है, क्योंकि वो प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का टेस्ट था। जिसका भी लेवल डिवाइन ओरिजिन रियल्म से कम है, वो पहले ही डिस्क्वालिफाइड है, क्योंकि जो डिवाइन वे को छू भी नहीं पाया, वो अगला टेस्ट क्या ही देगा। और जहां तक तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल की बात है, हे,
मु फेंगशू की हंसी में इतना गहरा मजाक छुपा था कि कोई भी समझ सकता था। अपनी पोजीशन पर बैठकर वो यूनचे का नहीं, बल्कि उसे यहां लाने वाली मु बिंगयुन का मजाक उड़ा रही थी। यूनचे चुपचाप खड़ा रहा, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मु फेंगशू ने आगे कहा, फिर भी मैं आज एक एक्सेप्शन करती हूं और तुम्हें पहले टेस्ट से छूट देती हूं। मैं तुम्हें अलाउ करती हूं कि तुम इन सबके साथ दूसरे और तीसरे टेस्ट में हिस्सा लो। अगर तुम पास हो गए तो तुम इज्जत के साथ फ्रीजिंग स्नो हॉल में आ सकते हो और मैं कुछ नहीं कहूंगी। कैसा लगा मेरा ऑफर? मैं अपने खुद के भतीजे को भी छूट नहीं देती, लेकिन तुम्हारे लिए रूल्स तोड़ रही हूं। अब ये मत कहना कि मैंने मु बिंगयुन को इज्जत नहीं दिया। तभी भीड़ में से किसी की हंसी छूट गई, PFFT, और देखते ही देखते वहां मौजूद सारे प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स जोर जोर से हंसने लगे। हंसी की आवाज हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। वहां खड़ा कोई बेवकूफ भी समझ सकता था कि यह कोई छूट या ऑफर नहीं था, बल्कि यह तो खुलेआम बेइज्जती थी। मतलब साफ है, एक सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म के बंदे को, जो कि गॉड रियल्म के हिसाब से बहुत कमजोर है, उसे सीधे दूसरे और तीसरे टेस्ट में भेजना, ये एक मजाक के सिवा और कुछ नहीं था। सुशांत ने भी निराश होकर अपना सिर हिला दिया। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। यहां तक कि जो डिसाइपल्स एग्जाम कंडक्ट करवा रहे थे, वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे और यूनचे को तरस भरी नजरों से देख रहे थे। मु शियाओलान का तो चेहरा ही उतर गया, मारे गुस्से के उसका रंग हरा पड़ गया था। लेकिन सामने फ्रीजिंग स्नो हॉल की मेन हॉल मास्टर खड़ी थी, तो वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। उसने बस अपने दांत भींचे, पीछे मुड़ी और गुस्से में बोली, यूनचे, चलो यहां से। मु फेंगशू ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो पीछे मुड़ी और ताना मारते हुए बोली, अरे क्या इसका मतलब यह है कि तुम इस हॉल मास्टर की दरियादिली को ठुकरा रहे हो? तो फिर वापस जाकर मु बिंगयुन को यह बताना मत भूलना कि मैंने उन्हें कितनी इज्जत दी है और मेरी नीयत कितनी अच्छी थी। मु शियाओलान गुस्से में यूनचे को खींचते हुए काफी दूर ले गई, लेकिन पीछे से लोगों के हंसने की आवाजें अभी भी गूंज रही थी। शियाओलान के हाथ मुट्ठी में कस गए थे और उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चिल्लाई, उसने हद कर दी, बिल्कुल हद कर दी। इसके मुकाबले यूनचे बहुत ही ज्यादा शांत था। उसने शियाओलान की आंखों के सामने हाथ हिलाया और बड़े ही इनोसेंट तरीके से पूछा, वैसे वो मेन हॉल मास्टर, उनकी फेरी मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? मु शियाओलान ने अपनी आंखें पोंछी और भड़कते हुए बोली, दुश्मनी? अरे भाई, बात यह है कि वो मास्टर की जगह लेकर आइस फीनिक्स पैलेस मास्टर बनना चाहती है। 1000 साल पहले मास्टर को फ्लेम पॉइजन ने इन्फेक्ट कर दिया था, जिससे उनकी पावर्स चली गई और वो पॉइजन उनकी सोल तक पहुंच गया। जब वो स्नो सॉन्ग रियल्म वापस आई तो उनका इलाज नामुमकिन था और उनकी मौत पक्की थी। शियाओलान ने आगे समझाया, अगर मास्टर मर जाती तो मु फेंगशू आराम से उनकी पोजीशन हथिया लेती। वो हजारों साल से इसी तैयारी में बैठी है, लेकिन ग्रेट रियल्म किंग ने मास्टर को अपनी बहन मानने की वजह से उनकी जान बचाने के लिए खजाना खोल दिया। सेक्ट का हर वो आइटम जो लाइफ बढ़ा सकता था, वो मास्टर को दिया गया। इस वजह से मास्टर हर साल बचती रही और मु फेंगशू का प्लान फेल होता रहा। उसे लगता है कि उसका बहुत नुकसान हुआ है। शियाओलान ने एक और राज खोला। मैंने सुना है कि मु फेंगशू को एक बहुत ही रेयर प्रिमोर्डियल डस्ट कोल्ड सोरिंग ब्लॉसम मिला था, जिससे उसका कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू हो सकता था। लेकिन ग्रेट रियल्म किंग ने वो भी उससे ले लिया ताकि मास्टर की लाइफ बढ़ाई जा सके। इन्हीं सब वजहों से वो मास्टर से नफरत करती है। वो खुलेआम तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मास्टर के बारे में जितनी भी गंदी अफवाहें वो सब उसी ने फैलाई है। यूनचे ने हल्का सा सिर हिलाया, अच्छा तो ये सीन है, मु शियाओलान ने पैर पटकते हुए कहा। लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। मास्टर अभी भी पैलेस मास्टर है, फिर भी उसने सबके सामने उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यूनचे ने अपने हाथ फैलाते हुए जवाब दिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बार वो पूरी तरह सही थी। वो खुलेआम झूठ तो नहीं बोल सकती, लेकिन आज उसकी बातें कायदे की थी। भाई, बैकडोर से घुसना शर्मनाक तो होता ही है। उसने जो भी कहा उसमें लॉजिक था। अगर ये बात बाहर भी जाएगी तो पब्लिक उसी का साथ देगी। तुमने देखा नहीं लोग कैसे हंस रहे थे? सच कहूं तो अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी हंसता। मु शियाओलान को यकीन नहीं हुआ। तुम, मास्टर ये सब तुम्हारे लिए कर रही है और तुम उस मु फेंगशू की साइड ले रहे हो। तभी यूनचे अचानक रुक गया और पीछे मुड़ा। चलो, हम वापस जा रहे हैं। शियाओलान ने उसे रोका। वापस? है, तुम करने क्या वाले हो? यूनचे ने गहरी सांस ली।
भले ही मेरा गॉड रियल्म में पहला रूल है कि कोई ट्रबल नहीं करना, लेकिन इस पंगे की जड़ मैं ही हूं। फेरी मू ने ये सब मेरे लिए किया। मैं अपनी वजह से उनकी और बेइज्जती नहीं होने दे सकता। शियाओलान घबरा गई। तुम क्या करना चाहते हो? ओए, पागलपन मत करो। ये स्नो सॉन्ग रियल्म है, तुम्हारा प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट नहीं। यहां का कोई भी डिसाइपल तुम्हें मसल देगा। अरे रुको। युनचे ने उसकी एक नहीं सुनी और तेजी से वापस उसी जगह पहुंच गया जहां मू फैंगशु और मू सुशान खड़े थे। शियाओलान उसे रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तो उसे भी मजबूरी में पीछे पीछे आना पड़ा। मू फैंगशु जैसे एक्सपर्ट से किसी का आना छुप नहीं सकता। जैसे ही वो दोनों वापस आए, मू फैंगशु ने ठंडेपन से पूछा, क्या हुआ? अभी भी कुछ कहना बाकी है क्या? युनचे ने बिल्कुल मू शियाओलान वाले अंदाज में कहा, पैलेस मास्टर खैंगशु, आपने पहले कहा था कि आप मुझे पहला एग्जाम स्किप करवा देंगी और सीधे दूसरे तीसरे एग्जाम में बैठने देंगी। क्या आप अपनी बात पर कायम हैं? मू फैंगशु ने नाक सिकोड़ी। है, इस पैलेस मास्टर की जुबान पत्थर की लकीर होती है। क्यों? क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है और तुम मेरी दी हुई इस स्पेशल परमिशन को लेने के लिए तैयार हो? मू शियाओलान पीछे से धीरे से बोली, युनचे, पंगा मत ले। लेकिन युनचे ने उसे इग्नोर करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल, पैलेस मास्टर खैंगशु इतनी फेयर और जस्ट है, फिर भी उन्होंने इस जूनियर पर इतनी दया दिखाई। अगर मैं इस काइंडनेस की कदर ना करूं तो ये बहुत गलत होगा। आपकी बातें बिल्कुल सही थी। अगर मुझे फ्रीजिंग स्नो हॉल में आना है तो मुझे एग्जाम देना ही चाहिए। शॉर्टकट लेना दूसरों के साथ नाइंसाफी है और सेट के रूल्स की बेइज्जती भी। तो हॉल मास्टर खैंगशु, प्लीज आप मेरे लिए एग्जाम का इंतजाम करवा दीजिए। मू शियाओलान को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा हो या रोए। वो धीरे से फुसफुसाई, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी मू फैंगशु और वहां खड़े सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। मू फैंगशु ने युनचे को देखा। उसे लगा कि युनचे उसकी चापलूसी कर रहा है। 2000 साल से हॉल मास्टर होने के नाते उसने बहुत चापलूसी देखी थी, लेकिन युनचे की बातें सुनकर उसे बड़ा मजा आया। आखिर ये वो बंदा था जिसे मू बिंगयुन लाई थी, और अब ये उसी की तारीफ कर रहा था। इससे उसका ईगो 7वें आसमान पर पहुंच गया। मू सुशान ने मन ही मन आ भरी और सिर हिलाया। सबको यही लग रहा था कि युनचे डर गया है और अब मक्खन लगा रहा है, जबकि वो लोअर रियल्म से आया पहला ऐसा बंदा था जो इतना पैथेटिक दिख रहा था। मू फैंगशु ने सिर हिलाया और नफरत भरी नजरों से युनचे को देखा। बहुत बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो तुम पहले ग्रुप में शामिल हो जाओ। जी हानफेंग, इसे पहले ग्रुप में डाल दो। तैयारी पूरी हो चुकी है, एग्जाम किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक लंबा लड़का जो नीले कपड़ों में था आगे आया। वो जी हानफेंग था, फ्रीजिंग स्नो हॉल का डिसाइपल। उसने झुककर कहा, यस हॉल मास्टर। ये वही ग्रुप था जो युनचे और शियाओलान के सबसे करीब था और जो सबसे ज्यादा हंस रहा था। मू फैंगशु का भतीजा ली मिंगचेंग भी इसी ग्रुप में था, जिसकी पावर डिवाइन ओरिजिन रियल्म के तीसरे स्टेज पर थी। मू शियाओलान धीरे से आगे बढ़ी और उसने युनचे का हाथ पकड़ लिया। उसने दबी आवाज में कहा, जल्दी चलो मेरे साथ, यहां अपनी बेइज्जती मत करवाओ, तुम मास्टर को भी हंसी का पात्र बना दोगे। युनचे ने धीरे से कहा, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि फेरी मुंह पर कोई आंच ना आए। तुम बस साइड में खड़े होकर देखो। उफ, कितना झमेला है। युनचे ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। जी हानफेंग उसके पास आया और रूखेपन से बोला, चलो लाइन में लग जाओ, एग्जाम शुरू होने वाला है। तुम फ्रीजिंग स्नो हॉल की हिस्ट्री के फर्स्ट पर्सन हो जो सीधे राउंड 2 में पहुंचा है। मेन हॉल मास्टर की दया को कभी भूलना मत। आसपास के लोग फिर से हंस पड़े। सबको पता था कि फर्स्ट पर्सन का मतलब है सबसे कमजोर इंसान। जब युनचे उस ग्रुप की तरफ बढ़ा तो 10,000 लोगों की नजरें उसी पर थी। उनकी आंखों में अब डर या घबराहट नहीं, बल्कि युनचे के लिए मजाक और खुद के लिए सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। जो लोग फ्रीजिंग स्नो हॉल में सांस लेने से भी डरते थे, आज उन्हें युनचे को देखकर लग रहा था कि वो कितने महान हैं। मू खैंगशु ने जो ऑफर दिया था वो असल में बेइज्जती करने के लिए था। किसी ने नहीं सोचा था कि लोअर रियल्म का ये कमजोर लड़का जो सिर्फ सॉवरेन प्रोफाउंड रियल्म पर है, वो भागने के बजाय इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा। सबको लग रहा था कि आज का एग्जाम एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो बनने वाला है। मू शियाओलान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पैर पटकते हुए बोली, ये बड़ा बेवकूफ। इसे लगता है कि ये बहुत होशियार है, लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना,
सुशान भी चलकर पास आए और माथे पर शिकन लिए पूछा, शियाओलान, क्या सच में पैलेस मास्टर बिंगयुन खुद इसे लोअर रियल्म से लाई है? शियाओलान के मुंह से सच निकलने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और बस हाँ में सिर हिला दिया। सुशान का चेहरा उतर गया। उन्हें लगा कि पैलेस मास्टर से इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई है। उधर मु फेंगशू ने लिस्ट में यूनचे का नाम डलवाया और अपने भतीजे ली मिंगचेंग को इशारों में समझा दिया कि क्या करना है। उसने कहा, जाओ एग्जाम की तैयारी करो। इस ग्रुप में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी ढील मत देना। इसके बाद मु फेंगशू वहां से ऐसे निकली जैसे यूनचे का वहां कोई वजूद ही नहीं था। उसके मुड़ते ही ऐसा लगा जैसे वो उस कीड़े को पूरी तरह भूल चुकी है। ली मिंगचेंग वापस अपनी टीम में गया, लेकिन जानबूझकर वो जाकर यूनचे के बिल्कुल बगल में खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने एक बड़ी सी फेक स्माइल दी और बोला, बच्चे, तूने सुना तो होगा ही कि मेन हॉल मास्टर मेरी आंट है। मुझे कहना पड़ेगा, तूने मेरी आंट की टांग पकड़ने की कोशिश करके अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन अफसोस तेरे जैसा कचरा मेरी आंट की चापलूसी करने के लायक भी नहीं है। एक काम कर, तू मेरी टांग पकड़ ले। क्या बोलता है? मिंगचेंग ने अपना पैर जमीन पर पटका और यूनचे को ऐसे देखा जैसे किसी जोकर को देख रहा हो। फ्रीजिंग स्नो हॉल में घुसने का सपना तो छोड़ ही दे, लेकिन अगर तू मेरा वफादार कुत्ता बन गया तो शायद 8 से 10 साल बाद तुझे स्नोफॉल पैलेस में एंट्री मिल जाए। मैं तुझे गालियां नहीं दे रहा, बल्कि मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। स्नो सॉन्ग रियल में आते ही तू मजाक बन गया है। अगर कोई तुझे बचाने वाला नहीं होगा तो तेरा खेल खत्म। तो क्या सोचा? यूनचे ने अपने हाथ क्रॉस किए, आंखें आधी खोली और उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मिंगचेंग ने चिढ़कर कहा, क्या हुआ, बहरा है क्या? यूनचे ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बड़बड़ाया, बेवकूफ। मिंगचेंग का चेहरा ऐसे बिगड़ गया जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। कहां वो खुद को राजा समझ रहा था और कहां यूनचे ने उसे एक शब्द में औकात दिखा दी। मिंगचेंग को लगा था कि यूनचे गिड़गिड़ाएगा, डरेगा और उसका ऑफर मान लेगा। आखिर वो मेन हॉल मास्टर का भतीजा था, लेकिन यूनचे का रिएक्शन ऐसा था जैसे वो किसी मक्खी से बात कर रहा हो। मिंगचेंग का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा, लेकिन ये फ्रीजिंग स्नो हॉल था, वो यहां हंगामा नहीं कर सकता था। उसने अपनी हंसी के पीछे गुस्सा छुपाया और बोला, बहुत बढ़िया, बड़ी हिम्मत है तुझमें। आज के बाद तू बस देखते जा। यूनचे ने आंखें बंद कर ली और मन में बोला, लोकी रहना है भाई, लोकी। कोई पंगा नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। जैसे ही मु फेंगशू वहां से गई, जी हानफेंग का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। जो पहले रिस्पेक्टफुल था, वो अब पूरी तरह एरोगेंट हो गया। उसने भीड़ पर नजर घुमाई और गंभीर होकर बोला, सेकंड राउंड के लिए प्रोफाउंड फॉर्मेशन तैयार है, लेकिन शुरू करने से पहले एक रिमाइंडर सुन लो। अभी इस ग्रुप में 10,300 लोग हैं, लेकिन सेकंड राउंड में सिर्फ 1,000 लोग ही पास होंगे। बाकी सब 5 साल बाद आना। मतलब साफ था, 10 में से सिर्फ एक पास होगा। लेकिन हानफेंग ने आगे जो बोला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। और जो 1,000 लोग थर्ड राउंड में जाएंगे, उनमें से भी सिर्फ 100 लोग ही पास होंगे। उसने एक उंगली उठाई और कहा, मतलब तुम सब में से 100 में से सिर्फ एक ही फ्रीजिंग स्नो हॉल में कदम रखेगा। तुम लोग अपने अपने इलाकों में जीनियस होगे, लोअर रियल में शेर होगे, लेकिन यहां तुम सब सिर्फ एक मजाक हो। इसके बाद जी हानफेंग ने एक क्रिस्टल बॉटल निकाली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, जो इस एग्जाम में टॉप करेगा उसके लिए एक रिवॉर्ड है। कचरे को बाहर फेंकना चाहिए और टैलेंट की कद्र करनी चाहिए। और इस साल का रिवॉर्ड 10,000 सालों में सबसे बड़ा है। उसने बोतल को कसकर पकड़ा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जेड फॉलन, आइस, सोल, पैलेट। भीड़ में से एक साथ वो हुआ की आवाज आई, जिसे देखो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लोग अपनी लार गटक रहे थे, यहां तक कि ली मिंगचेंग की मुट्ठियां एक्साइटमेंट में कस गई थी। यूनचे ने पहली बार इस पिल का नाम सुना था, लेकिन लोगों का रिएक्शन देखकर समझ गया कि यह कोई मामूली चीज नहीं है। डिवाइन आइस फीनिक्स सेट के डिसाइपल्स के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। मु शियाओलान भी हैरान थी। जेड फॉलन आइस सोल पैलेट, इस बार का रिवॉर्ड इतना ज्यादा क्यों है? मु सुशान ने धीरे से समझाया, 30 महीनों बाद प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन होने वाला है। लगता है गॉड रियल्म में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ग्रेट रियल्म किंग ने ऑर्डर दिया है कि रिसोर्सेज बचाने की जरूरत नहीं है, बस बेस्ट डिसाइपल्स तैयार करो। इसीलिए इतना बड़ा रिवॉर्ड रखा गया है। लेकिन तभी जी हानफेंग ने बोतल वापस रखी और ली मिंगचेंग की तरफ देखकर मुस्कुराया। वैसे अगर कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ
तो इस ग्रुप में ये जेड फॉलन आइस सोल पैलेट तो जूनियर ब्रदर मिंगचेंग की ही होगी। सारी भीड़ मिंगचेंग को जलन और एडमिरेशन से देखने लगी। सबको पता था कि हान फेंग सच बोल रहा है। मिंगचेंग का लेवल और बैकग्राउंड दोनों सबसे ऊपर थे। मिंगचेंग ने अपनी खुशी छुपाई और फेक हम्बल बनते हुए कहा, सीनियर ब्रदर हान फेंग मुझे चढ़ा रहे हैं। यहां मौजूद सभी लोग बहुत ताकतवर हैं, सिवाय उस उछलते हुए जोकर के। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हान फेंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेन हॉल मास्टर का भतीजा होने के बाद भी इतनी विनम्रता। मान गए, मतलब साफ था, ये रिवॉर्ड पहले से फिक्स था। जी हान फेंग का चेहरा फिर सख्त हो गया। ठीक है, सेकंड राउंड शुरू होने वाला है, अपनी हिम्मत बांध लो। तभी एक जोरदार क्लैंग की आवाज हुई और जमीन पर 3 किलोमीटर लंबा प्रोफाउंड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। सफेद रोशनी ने सबको घेर लिया। इस राउंड का नाम है स्नो स्टॉर्म रियल्म। हान फेंग ने बिना किसी इमोशन के कहा, जैसे ही ये फॉर्मेशन चालू होगा तुम एक बर्फीले तूफान में पहुंच जाओगे। वहां की ठंड तुम्हारी सोच से परे है। हान फेंग ने रूल समझाए। डेस्टिनेशन पॉइंट सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है। तुम्हें बस उस तूफान और ठंड को झेलते हुए वहां पहुंचना है। जो पहले 1000 लोग वहां पहुंचेंगे वो पास, बाकी सब दफा हो जाओ। तभी आगे खड़े एक लड़के ने डरते हुए कहा, लेकिन ये फेयर नहीं है। स्नो सॉन्ग रियल्म के लोग आइस आर्ट्स यूज करते हैं, उन्हें एडवांटेज मिलेगा। हम जो लोअर रियल्म से हैं और आइस आर्ट यूज नहीं करते, हमारा क्या? जी हान फेंग उस लड़के के पास गया और अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। एक नीली रोशनी चमकी और पलक झपकते ही वो लड़का पूरी तरह बर्फ में जम गया। यून चे की भौहें तन गई। इस हान फेंग की पावर मु शियाओलान से भी ज्यादा थी। वो लड़का चिल्ला भी नहीं पाया, उसकी पूरी बॉडी सील हो गई थी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।